हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास में बी.आर. मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में लास्ट टॉपिक अपन ने किया था उसका नाम था बिस्मार्क की विदेश नीति। इसके बारे में अपन ने बात की थी। अब बिस्मार्क के जो विदेश नीति है उसमें अपन ने क्या बात की कि विदेश नीति के मुख्य एम्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से रास्ते बिस्मार्क ने अपनाए अपनी विदेश नीति को अंजाम देने के लिए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि किस प्रकार के अलायंसेस या समझौते बिस्मार्क ने किए अन्य यूरोपीय देशों के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो किस किस प्रकार के समझौते हुए, जैसे लीग ऑफ थ्री नेशंस है, ट्रिपल अलायंस है, री इंश्योरेंस ट्रीटी है, ये सारे के सारे संधियां बिस्मार्क ने यूरोप के अन्य देशों के साथ की अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे, छोटा सा सेगमेंट जो रह गया था इसका, बिस्मार्क की विदेश नीति के अंतर्गत कि बिस्मार्क की जो विदेश नीति उसका प्रभाव क्या था, इम्पैक्ट ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी। तो प्रभाव में अपन सबसे पहले, अगर आपको याद नहीं है जो मैंने बोला तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्रभाव में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह यह है कि इट वॉज सक्सेसफुल टिल इन ऑफिस। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। इसका क्या मतलब आता है, आप चाहो तो उसमें आप 5 लाइन आप डाल सकते हो अपने आंसर में, कि जब तक बिस्मार्क जीवित था, जब तक बिस्मार्क के पास पावर थी, सत्ता थी, तब तक बिस्मार्क की विदेश नीति अत्यधिक कामयाब हुई। जैसे ही उसके हाथ से पद छीना गया, वो जर्मनी का चांसलर नहीं रहा, जर्मनी की विदेश नीति इतनी अच्छी नहीं रही, उसमें खूब सारी कमियां सामने आने लग गई। तो कहने का मतलब, जब तक ऑफिस में था, जब तक कार्यरत था बिस्मार्क, या जब तक जीवित था, तब तक इसके विदेश नीति ने अच्छा कार्य किया। उसके पश्चात उसकी विदेश नीति इतनी इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि दूसरे समझ ही नहीं पाए कि बिस्मार्क ने किस हिसाब से, किन उद्देश्यों के साथ लेके जो विदेश नीति है उसको तैयार किया था। फिर और क्या प्रभाव रहा बिस्मार्क की विदेश नीति का? जर्मनी इकोनॉमी बिगेस्ट। अपने कार्यकाल के दौरान बिस्मार्क ने जर्मनी को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। जितने भी लगभग 10-15 साल तक बिस्मार्क का कार्यकाल रहा है, जर्मनी के गठन होने के पश्चात, जर्मनी के एकीकृत होने के पश्चात, तो उस दौरान इसने आर्थिक सुधार करते हुए जर्मनी की अर्थव्यवस्था को यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। फिर इसके बाद अगला प्रभाव क्या रहा इसकी विदेश नीति का? पीस फॉर 20 ईयर्स। यानी जो विदेश नीति थी बिस्मार्क की, उसका फायदा यह रहा कि पूरे यूरोप में 20 वर्षों के लिए शांति की स्थापना हुई। आप देखो, जब से बिस्मार्क ने राजगद्दी संभाली, जब से वो चांसलर बना जर्मनी का, तब से अगले 20 साल तक कोई युद्ध हुआ ही नहीं यूरोप के अंदर। तो उसकी विदेश नीति इस प्रकार से थी कि जर्मनी के हितों की भी पूर्ति हो और कोई सैनिक युद्ध भी ना हो यूरोप के अंदर। फिर और क्या प्रभाव था बिस्मार्क की विदेश नीति का? बिस्मार्क अंततः अपनी विदेश नीति के माध्यम से केवल एक चीज चाह रहा था, फ्रांस, जिसके साथ जर्मनी ने दुर्व्यवहार किया था, जिसके हितों की पूरी तरीके से अनदेखी की थी फ्रांस को हराने के पश्चात जर्मनी ने, कि जो फ्रांस है, हारने के पश्चात फ्रांस को कोई भी साथी नहीं मिल पाया यूरोप में, कोई भी मित्र देश नहीं मिल पाए। तो इसमें बिस्मार्क पूरी तरीके से कामयाब हुआ। 20 साल तक लगभग फ्रांस को यूरोप में किसी भी देश का साथ नहीं मिला, ना तो इंग्लैंड उसका साथ दे पाया, ना रशिया उसका साथ दे पाया। जब बिस्मार्क की विदेश नीति का बिखराव होने लगा, उसके बाद फ्रांस को आसानी से मित्र मिलने लग गए। और जब फ्रांस को मित्र मिलने लग गए और जर्मनी भी एग्रेसिव हो गया, तो किसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई? प्रथम विश्व युद्ध की। आपको पता है फ्रांस किसके साइड से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था? ब्रिटेन की साइड से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, और दूसरी तरफ जर्मनी था। फिर और क्या प्रभाव रहा बिस्मार्क की विदेश नीति का? पीस टाइम सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस। पहली बार दुनिया में बिस्मार्क ने शांति के समय में गुप्त सैनिक समझौतों की नीति की शुरुआत की। यानी शांति का समय है, कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई युद्ध की संभावना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिस्मार्क ने सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस का गठन किया है, यानी गुप्त सैनिक समझौतों का एक सिलसिला शुरू किया। कई सारे देशों के साथ उसने गुप्त सैनिक समझौते किए जो गुप्त थे। हमें अब जाके पता लगा है, जब वो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए, उस समय पता ही नहीं था कि बिस्मार्क ने किसके साथ समझौता किया है, रशिया के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ किया है, या ऑस्ट्रिया के साथ किया है।
तो जो गुप्त सैनिक समझौते थे, किसी को पता भी नहीं लग पा रहा था किस देश ने किस देश के साथ क्या समझौता किया, तो इससे सस्पिशन क्रिएट हुआ। अपन प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं इसके विदेश नीति की। सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब क्या है कि लोगों के मन में डाउट आ गया कि हो क्या रहा है। जो देश है यूरोप के, उनके मन में डाउट आ गया, तो एक प्रकार से अशांति फैलने लगी यूरोप के अंदर, और एक बहुत ही गलत ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। क्योंकि शांति के समय में जब गुप्त समझौते किए गए तो एक गलत ट्रेडिशन की शुरुआत हुई, यानी एक प्रकार के भविष्य में होने वाले एग्रेशन की रूपरेखा अभी खींच दी गई। यानी भविष्य में होने वाले युद्ध, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, उसकी रूपरेखा अभी खींच दी गई थी, क्योंकि सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस इस समय में किए गए थे। फिर जो बिस्मार्क की विदेश नीति है, उसको विलियम द्वितीय, जो जर्मनी का राजा था, विलियम द्वितीय बिस्मार्क के पद छोड़ने के पश्चात वह बिस्मार्क की विदेश नीति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और उसको मैनेज नहीं कर पाया, उसको हैंडल नहीं कर पाया विलियम द्वितीय बिस्मार्क की विदेश नीति को। इसलिए हम देखते हैं कि बिस्मार्क के अलग होने के पश्चात, बिस्मार्क के पद छोड़ने के पश्चात, हम देखते हैं फ्रांस और रशिया का अलायंस हो गया। यानी फ्रांस को यूरोप में सबसे पहला मित्र मिल गया। बिस्मार्क की पूरी कोशिश थी फ्रांस को कॉर्नर करके रखने की, लेकिन जैसे बिस्मार्क आउट ऑफ पिक्चर हुआ, उस समय में फ्रांस को सबसे पहला दोस्त मिला रशिया के रूप में। तो फ्रैंको रशियन अलायंस हुआ सबसे पहले, और उसके पश्चात 1907 में उसी अलायंस, उसी समझौतों को विरोध करते हुए ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया। ट्रिपल एंटेटे कहा जाता है, ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल, इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक गुट में शामिल हो गए। तो गुट का निर्माण हो गया, जो जर्मनी विरोधी गुट का पहली बार निर्माण हुआ था, लेकिन बिस्मार्क के पद छोड़ने के पश्चात। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार का माहौल बन रहा था यूरोप में, उसमें आर्म्स के लिए रेस शुरू हो गया। आर्म्स रेस का मतलब क्या? हथियारों के लिए दौड़ शुरू हो गई। हर देश हथियार इकट्ठे करने लग गया। तो इसलिए तो जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसकी पृष्ठभूमि यहीं पे तैयार हुई। बिस्मार्क की नीतियों से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है वो तैयार हुई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर बिस्मार्क फ्रांस को उसी तरीके से ट्रीटमेंट देता जैसा कि उसने ऑस्ट्रिया को दिया था हराने के पश्चात, तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जर्मनी को एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क ने दो बड़ी शक्तियों को हराया था। पहले ऑस्ट्रिया को हराया बुरी तरीके से, उसके बाद फ्रांस को हराया, जो महाशक्ति थी उस समय यूरोप की, बुरी तरीके से। लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ भविष्य में बिस्मार्क के रिश्ते मधुर रहे, अच्छे रहे। ऑस्ट्रिया को उसने अपना शत्रु नहीं माना, लेकिन फ्रांस को हराने के पश्चात बिस्मार्क की नीति रही कि फ्रांस को हमेशा कमजोर करके रखो। तो फ्रांस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया बिस्मार्क के कारण। यही मूल कारण है कि आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, क्योंकि फ्रांस को लगा कि मौका मिलते ही सबसे पहले जर्मनी से बदला लिया जाएगा, और जैसे ही फ्रांस को मौका मिला, यूरोप में अपने दूसरे मित्र देशों के साथ वो मिल गया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर एक स्टेटमेंट है जो आईएएस एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि बिस्मार्क सिस्टम ऑफ अलायंस वाज न्यू इन कॉन्सेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? जो बिस्मार्क ने समझौतों की एक नई श्रृंखला शुरू की, वो एकदम नई श्रृंखला थी। इट वाज न्यू इन कॉन्सेप्शन। इस प्रकार के समझौते दुनिया में पहली बार हुए थे, नंबर 1। दूसरा क्या है? इसको इम्प्लीमेंट भी दुनिया में पहली बार किया गया था। इनको तैयार भी दुनिया में पहली बार किया गया, और इनको इम्प्लीमेंट भी, यानी इनका क्रियान्वयन भी दुनिया में पहली बार किया गया। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट टाइम यहाँ पे जिक्र है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम बार दुनिया में, जैसे मैंने कहा था कि शांति के समय में गुप्त सैनिक समझौते हुए, शांति के समय में प्रथम बार इस प्रकार की नीति का अनुपालना किया गया बिस्मार्क के द्वारा। फिर इम्प्लीमेंटेशन भी ये पहली बार ही हुआ, इस प्रकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन। बिस्मार्क ने क्या किया? एक समझौता किया किसी देश के साथ, वो समझौता कामयाब नहीं हुआ, सैनिक समझौता, तो तुरंत उसने दूसरा सीक्रेट अलायंस शुरू कर दिया। फिर वो समझौता भी नहीं हुआ, और फिर तीसरा सीक्रेट अलायंस शुरू कर दिया। तो कई प्रकार के गुप्त सैनिक समझौते बिस्मार्क को करने पड़े। जैसे आपको पता है ना, रशिया इनके गुप्त समझौते से बाहर निकल गया, फिर दोबारा रशिया को एक और समझौते के अंतर्गत शामिल कर लिया गया कि रशिया हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं होगा। तो इस समय में और क्या प्रभाव रहा बिस्मार्क का कि इस समय कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल संधियां हुई हैं, केवल समझौते हुए हैं। युद्ध वास्तव में नहीं हुआ, केवल सैनिक संधियां और सैनिक समझौते हुए। लेकिन आने वाले समय के प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं पे तैयार हो गई। फिर अपन बात करते हैं कि बिस्मार्क की जो विदेश नीति है उसकी प्रकृति क्या थी। नेचर ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी। नंबर 1, बिस्मार्क ने जर्मनी के हितों को सर्वोपरि रखा। जर्मनी का क्या हित था? जिस देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, फ्रांस,
जिस देश से उन्होंने एक आर्थिक क्षेत्र सार नाम के कोयले के क्षेत्र अपने देश में शामिल कर लिए थे युद्ध में जीतने के पश्चात, तो फ्रांस को सदा सदा के लिए कमजोर करके रखना था। फ्रांस को कोई मित्र नहीं मिल जाए, ये जर्मनी का सबसे बड़ा उद्देश्य था और इन उद्देश्यों की भली भांति पूर्ति की गई बिस्मार्क के द्वारा। फिर और क्या नेचर है बिस्मार्क की विदेश नीति का? अपॉर्चुनिस्ट एज नो आइडियोलॉजी, यानी बिस्मार्क अवसरवादी था, अवसरवादी यानी मौका देख के कार्य करने वाला। उसकी कोई विचारधारा नहीं थी, कोई उसकी आइडियोलॉजी नहीं थी बिस्मार्क की, वो अवसर देख के कार्य किया करता था। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी व्यक्ति था बिस्मार्क। फिर अगला पॉइंट ये है कि मिलिटरिस्टिक एज अलायंसेस, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो भी समझौते हुए उनकी प्रकृति क्या थी? सैनिक प्रकृति थी, यानी सैनिक समझौते थे। यानी उस समझौते में स्पष्ट किया गया अगर दो देश आपस में समझौता कर रहे हैं और तीसरा देश उन पर आक्रमण कर देता है, तो जो दोनों देश मिलकर उस आक्रमण का सामना करेंगे। तो इन सभी गुप्त समझौते की प्रकृति सैनिक थी। फिर अगली प्रकृति में क्या पॉइंट आएगा? ब्लड एंड आयरन, नो सेंटिमेंट, यानी बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति की अनुपालना की। और जब लौह और रक्त की नीति की अपन बात कर रहे हैं, बहुत टफ पॉलिसी है लौह और रक्त की नीति। इसमें कोई भी भाव नहीं होते हैं, कोई भी भावनाएं नहीं होती है, केवल अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति सैनिक ताकत के आधार पर की जाती है। तो इसको लौह और आयरन की नीति कहा जाता है, जिसकी अनुपालना बिस्मार्क ने की। इसमें कोई भी भावों की आवश्यकता ही नहीं है, भावों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कमजोर देश को हराना है तो उसको भी हराना पड़ेगा, ये नहीं आप दया करके कमजोर देश को छोड़ दो। तो यहाँ भावों की कोई अहमियत नहीं है बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति में। फिर अगला पॉइंट क्या है प्रकृति में? ही वाज प्रैग्मेटिक एज न्यू डायनामिक्स ऑफ यूरोपियन पावर, यानी जो बिस्मार्क है वो व्यवहारिक था। ही वाज प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक था। इसका मतलब क्या है कि वह यूरोपीय शक्तियों के आपसी संतुलन को अच्छी तरीके से समझता था, वो व्यवहारिक था। तो उसे पता रहा किस प्रकार की विदेश नीति यूरोप में कामयाब हो सकती है, उसने उसी प्रकार की विदेश नीति का क्रियान्वयन किया। फिर और क्या नेचर है बिस्मार्क के विदेश नीति का? जितने भी समझौते किए गए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सीक्रेट थे, गुप्त थे, और उनको पब्लिक बाद में किया गया। इसका मतलब यह है कि कम से कम 30, 35, 40 साल के बाद, जब विश्व युद्ध खत्म ही हो गया होने के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, उसके पश्चात ये गोपनीय जानकारी सामने आई कि बिस्मार्क ने किस किस प्रकार के सैनिक समझौते किन देशों के साथ किए गए। तो उनको पब्लिक बहुत बाद में किया गया, गुप्त समझौते थे। फिर अगला पॉइंट क्या है प्रकृति में? जो बिस्मार्क की विदेश नीति थी छोटी थी, इट वाज शॉर्ट। इसका मतलब यह है कि इट वाज सक्सेसफुल इन शॉर्ट रन, यानी बिस्मार्क की विदेश नीति है वह शॉर्ट रन में कामयाब हुई, लेकिन लॉन्ग रन में फेल हो गई। यानी अपन दीर्घ काल को देखें, यानी लंबे समय के उपरांत अपन देखें तो बिस्मार्क की नीति कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन शॉर्ट रन में इमीडिएट, यानी जो जरूरत के उद्देश्य थे जर्मनी के, उनको उसने पूरा किया इमीडिएटली, लेकिन लॉन्ग रन में इसकी पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो गई। क्योंकि आपको पता है आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी ने हिस्सा लिया, फ्रांस ने हिस्सा लिया, और उसमें जर्मनी की हार हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मनी को सदा सदा के लिए ताकतवर नहीं रख पाया बिस्मार्क। नन कुड चैलेंज टिल 1890s, यानी बिस्मार्क का इतना दबदबा था, बिस्मार्क की विदेश नीति इतनी अधिक कामयाब थी कि 1890, जब तक कि बिस्मार्क चांसलर रहा, 1890 तक कोई भी यूरोप की शक्ति या कोई भी यूरोप का देश चुनौती नहीं दे पाया जर्मनी को। तो पूरा दबदबा था 1890 तक। लेकिन 1890 के बाद बिस्मार्क चांसलर नहीं रहता है, और जो जर्मनी का नया राजा आता है विलियम द्वितीय, वह विदेश नीति में परिवर्तन कर देता है। तो परिवर्तन के साथ ही हम देखते हैं फ्रांस को जो कॉर्नर करके रखा हुआ था बिस्मार्क ने, यानी अलग थलग रख रखा था फ्रांस को, तो यह खत्म हो जाता है, फ्रांस का आइसोलेशन खत्म हो जाता है, फ्रांस को और मित्र मिलने लग जाते हैं यूरोप में। मित्र मिलते ही सबसे पहला काम फ्रांस करेगा बदला लेने का जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को हराने के पश्चात उससे दो बड़े आर्थिक क्षेत्र छीन लिए थे। सार नाम का कोयले का क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बिस्मार्क ने छीन लिया था, तो फ्रांस को बदला लेना ही था। तो इसी के साथ ही अपन यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करते हैं बिस्मार्क की विदेश नीति का। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।